हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल से जुड़े सभी अपडेट उनको रेगुलर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड पढ़ेंगे, जिसमें पहले आ रहा है एंडोनमेंट पॉलिसी मेथड। इसे इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों इस मेथड के बारे में। The method involves charging depreciation and then investing it in the form of an endowment policy। आप सभी जानते हैं जो हमारे बहुत सारी बीमा कंपनियां होती हैं वो सब डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ कराते हैं। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन मेथड में इसे क्यों पढ़ रहे हैं? लास्ट जो क्लास थी हमारी बच्चों वो सिंकिंग फंड मेथड की थी, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये सिंकिंग फंड मेथड का ही एक पार्ट है कि वहाँ पे भी आप क्या कर रहे थे कि एक जो आपका अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, आप उसको अदर बिजनेस में कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले। यही बताया था उस टाइम पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप जो चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट हो रहा है, ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो उस डेप्रिसिएशन अमाउंट की हम क्या करेंगे, उसकी उतने ही अमाउंट की किस्त बना देंगे कि हम उतना पैसा एक बीमा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एज अ पॉलिसी। तो क्या होगा, आप और जितनी आपकी सर्विसेबल लाइफ हो मशीन या इक्विपमेंट जो भी आपका एसेट है, उतने टाइम की आप पॉलिसी ले लेंगे। सपोज़ कीजिए आपकी मशीन 10 साल की लाइफ की है, ठीक है, तो आपको हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा उसी के इक्वल अमाउंट की हम एक पॉलिसी अलग कर देते हैं किसी बीमा कंपनी में, और जितना वहाँ से डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे उतने की ही किस्त हम उस कंपनी को देते रहेंगे जो बीमा कंपनी की है। तो वहाँ 10 साल में हमारा डेप्रिसिएशन आता रहेगा, इधर हमारे 10 साल के बाद वो जो पॉलिसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और वहाँ से हमें कुछ अमाउंट मिल जाएगा। तो बेनिफिट देख रहे हो आप, आपके 10 साल के बाद आपके पास एक अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा जिससे आप नेक्स्ट इक्विपमेंट या नेक्स्ट मशीनरी खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये है इस मेथड में, सिमिलर टू सिंकिंग फंड मेथड है, बस यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको एक पॉलिसी ही लेनी है, ठीक है। आगे देखिए, ईच ईयर द सम चार्ज इज पेड एज अ प्रीमियम टू एन इंश्योरेंस कंपनी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट द सम पेबल शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अब देखिए ये वही बात करें जो हमने आपको बताई है कि हर साल आपको वो सम चार्ज जो करना है वो एज अ प्रीमियम जाएगा इंश्योरेंस कंपनी में, जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। और जब एसेट की लाइफ एंड होने वाली होगी उस टाइम पे आपको जो है इक्वल अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा वहाँ से मैच्योरिटी से, जो भी आपने इंश्योरेंस किया है ओरिजिनल कॉस्ट के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। आगे देखिए, दिस मैथड इज सिमिलर इन इफेक्ट टू द सिंकिंग फंड मैथड। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ कि ये सिंकिंग फंड मैथड का ही एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश इज टेकन आउट ऑफ द बिजनेस टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम and is made available again at the end of the period from the purchase of another asset when the policy mature। ये बात भी मैंने आपको बता दी है कि जब आप यहाँ से पैसा बिजनेस से बाहर ले जा रहे हो और उसकी किस्त जमा कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद कुछ के जितनी भी सर्विसेबल लाइफ है उसके बाद वो आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी, वहाँ से आपको अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट से आप नया परचेज, नया इक्विपमेंट, नया एसेट खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड था जो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिवैल्यूएशन मेथड। दिस मेथड प्रोवाइड्स फॉर डेप्रिसिएशन बाय मींस ऑफ पीरियोडिक चार्जेस ईच ऑफ विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज असाइंड टू द एसेट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच ईयर। इस मेथड में क्या करते हैं, हर साल के एंड में जो आपकी एसेट की कॉस्ट है उसको रिवैल्यूएट करते हैं। रिवैल्यूएट क्या करते हैं, कोई भी मशीन आप स्टार्टिंग में ख़रीद के लेके आए हो, ठीक है, ईयर के एंड में आप कैलकुलेट कर रहे हो कि अब उसमें जो भी मेंटेनेंस हुई या जितना भी उसने प्रोडक्शन किया वो आप जो भी बेसिस देख रहे हो, और आप उसको रिवैल्यूएट कर रहे हो कि अब अगर हम उसको बेचने लगें तो वो कितनी कॉस्ट उसकी रह गई। एक तरीके से मतलब 10,000 की मशीन है, एक साल बाद सपोज कीजिए उसमें 1,000 रुपये का डेप्रिशिएट हो रहा है, वो अब 9,000 रुपये की रह गई। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एवरी ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, हर साल कैलकुलेट करते हैं, देन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है
कि हमें बेसिकली ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी होती है एसेट की, ठीक है, और एवरी ईयर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हम एवरी ईयर कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको कि ईयर के स्टार्टिंग में एसेट की वैल्यू क्या थी, वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा होगी, और ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू क्या है वो कम होगी। तो स्टार्ट से एंड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा, और आपको पता है ये फर्दर डिक्रीज होता चला जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपका अमाउंट आएगा वो कम हो चुका होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, यूजुअली द रिवैल्यूएशन मेथड इज कंसर्न विद द रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। ये बात मैंने आपको अभी बता दी थी स्टार्टिंग में। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, दिस मेथड इज नॉर्मली अडेप्टेड to change depreciation on numerous inexpensive fixed asset like tools, livestock and other asset of such nature which are constantly changing and their period of life is most uncertain। कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी होते हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनकी लाइफ कम होती है या अनसर्टेन होती है। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका फिक्स होता है कि 10 साल चलने वाले, 20 साल चलने वाले होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। जैसे टूल हो गए एक एग्जांपल, आप टूल लेके आते हो सकता है वो 6 महीने चल जाए, और कोई अगर ट्रेजेडी हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर जो हमारे ऑपरेटर की वजह से फॉल्ट हो या मशीन की फॉल्ट हो। सपोज़ कीजिए कोई टूल डैमेज हो गया तो टूल में भी तो कॉस्ट लगती है ना, महंगे महंगे टूल भी आते हैं। तो अगर वहाँ पे टूल डैमेज हो रहा है तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो आप टूल ख़रीद के लाए हो, कुछ टाइम के बाद वो भी एक्सपायर तो होना ही है, वहाँ भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इन तरीके के पार्ट्स की कैलकुलेशन करने के लिए रिवैल्यूएशन मेथड का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम ईयर के एंड में उनकी कॉस्ट को रिवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मोस्टली वही पार्ट लिए जाते हैं जिनकी लाइफ अनसर्टेन है, मतलब फिक्स नहीं है वो कितना चलने वाले हैं, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको मेथड क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये आसान मेथड है बहुत, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ना इसमें मेंटेनेंस इंक्लूड हो रही है, सिंपल सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट का फैक्टर है, इसलिए मेथड ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता, ठीक है। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसका, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ मशीन ऑन 1 मई 2019, कोई भी डेट ले सकते हैं आप, किसी भी मशीन की जो वैल्यू स्टार्टिंग में सपोज कीजिए 50,000 है, जो ठीक 1 साल बाद जब हमने उसको रिवैल्यूएट किया तो वो 40,000 रह गई, ठीक। तो देन द डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड इज़ 50,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 10,000। बिल्कुल सिंपल है ना कि आप ईयर के एंड में अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, आपका 10,000 का अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया। अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर इसी की करनी होती तो आप बेस प्राइस लेते 40, है ना, और बाद में जो रह जाएगा अमाउंट उसको माइनस कर देते, फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐसे ही फर्दर चलता रहेगा जब तक एसेट की लाइफ है, ठीक है। तो उसी से इसका छोटा सा फॉर्मूला बनाया कि रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन मेथड इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट एट ईयर स्टार्ट, जब साल की शुरुआत हो रही है उस समय पे वैल्यू ऑफ एसेट कितनी है, ठीक है, माइनस वैल्यू ऑफ एसेट एट ईयर एंड, साल के अंत में जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कितनी है उसको डिफरेंस कर देना है, वही आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 2 मेथड पढ़ लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करके जाना चैनल पे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।